नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कौन सी हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में सहायक हो सकती हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पद्म पुरस्कार 2025 से बिहार की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया। विकल्प आपके सामने है 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, पद्म पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस को घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वो वितरित किए जाते हैं बाद में। तो अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, ये पद्म पुरस्कार वितरित किया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से जो बिहार की कितनी हस्तियां इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो विकल्प आपके सामने है 5, 6, 7 या 8। तो यहां से देखिए आपका विकल्प सी सही होगा। इसमें 7 लोग ऐसे हैं जो बिहार से संबंधित हैं। कौन कौन है? अब देखिए, विकल्प सी आपका सही था। पहला नाम है डॉक्टर शारदा सिन्हा जी को। इनको प्रदान किया गया है पद्म विभूषण। इनको मरणोपरांत दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया। आपको पता है कि शारदा सिन्हा जी बेसिकली जो लोकगीत है उसके लिए जानी जाती हैं। बिहार कोकिला भी इनको कहा जाता है और साथ साथ जो छठ के गीत हैं इनके काफी प्रसिद्ध हैं। सुशील कुमार मोदी दूसरा है। इनको पद्म भूषण दिया गया है मरणोपरांत। सार्वजनिक मामलों से इनका संबंध है। इसके अलावा किशोर कुणाल, इनको पद्मश्री दिया गया है मरणोपरांत। सिविल सेवा से संबंध है इनका। भीम सिंह भावेश, पद्मश्री मिला है, सामाजिक कार्यों से संबंध है। हेमंत कुमार को पद्मश्री मिला है, चिकित्सा से संबंधित है। निर्मला देवी को मिला है पद्मश्री, कला के क्षेत्र से संबंधित है। और विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, पद्मश्री दिया गया है, आध्यात्मवाद से संबंध है इनका। तो ये वो नाम है जो कि बिहार राज्य से संबंधित लोग हैं जिन्होंने पद्म पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है। आप जानते हैं कि जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं उसमें पद्म पुरस्कार एक है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और हर साल गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या होती है उसी पर इसको घोषित कर दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि पद्म विभूषण जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा पद्म भूषण है जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, जो मरणोपरांत पद्म पुरस्कार होते हैं वो बहुत कम कंडीशन में दिए जाते हैं, लेकिन अत्यंत योग्य अगर मामला होता है तो अपवाद स्वरूप ये मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि लिस्ट में आपने देखा कि मरणोपरांत भी ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग ने एक कॉल सेंटर की शुरुआत की है? अब इनमें से आपको बताना है गृह विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। तो देखिए, यहाँ पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग इसके द्वारा एक कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। अब आपको अपनी जमीन के दाखिल खारिज के संबंध में जानकारी लेनी होगी या आपको अपनी जमीन से संबंधित कोई अन्य जानकारी लेनी होगी, तो उसके लिए कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है। और नंबर आपका क्या है? टोल फ्री नंबर 1800345621 इस नंबर की सहायता से बिहार सरकार के जो भूमि संबंधी समस्याएं हैं उनको त्वरित समाधान करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, इसलिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। अब इसमें आप घर बैठे दाखिल खारिज, नक्शा सुधार, एलपीसी यानी कि लीगल पोजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी मामलों का आपका समाधान यहाँ से हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा की गई है और 3 जून को ही ये सेवा शुरू भी कर दी गई है। और सिर्फ ये सेवा शुरू नहीं हुई है बल्कि पारदर्शी और त्वरित सेवा शुरू करते हुए पहले ही दिन 4326 लोगों ने इस सुविधा का लाभ भी उठा लिया है, जिसमें कई मामलों का निस्तारण भी किया गया। जून 2025 को पटना में नर्सरी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किन दो संस्थाओं के बीच एमओयू पर आधारित थी? अब देखिए, पहला तो यह है कि जून 2025 को पटना में नर्सरी शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें से आपको विकल्प में से चयन करके बताना है कि किन दो संस्थाओं के बीच एक एमओयू पर आधारित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नीति आयोग और सीबीएसई, बी विकल्प है शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को, सी है कौशल विकास मंत्रालय और पीएससीडब्ल्यूए, या डी विकल्प है एआईसीटीई और एनसीईआरटी। तो सही विकल्प आपका होगा सी, यानी कौशल विकास मंत्रालय और पीएससीडब्ल्यूए के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी एमओयू हुआ, उसके बाद ही इसको कौशल विकास मंत्रालय और इनके द्वारा पीएससीडब्ल्यूए के द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए, इसकी तारीख क्या है? तो प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जून 2025 को पटना में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये कार्यक्रम स्थान जो है पीएससीडब्ल्यूए परिसर जो है पटना में, वहीं पर आयोजित हुआ था। साझेदारी में इन दोनों की साझेदारी आपको बताया ही गया।
यानी कि प्राइवेट स्कूल चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, और साथ साथ कौन है दूसरा, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, तो देश भर में जितने भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके जो नर्सरी के शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना। और बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण में पहला राज्य बना है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्टैटिक पोर्शन से, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें वीर कुंवर सिंह को बिहार की तरफ से नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। अब आपको प्रश्न में पूछा गया कि किसने उनको सहायता दी थी, तो विकल्प आपके सामने है, ए बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई, बी बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह, सी मंगल पांडे नाना साहिब, या डी तात्या टोपे और बख्त खान। तो देखिए बी विकल्प आपका सही है, बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह जी ने उनको सहायता दी थी। आप जानते हैं कि जो 1857 का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष है, उसमें बाबू कुंवर सिंह जो थे, उनका योगदान बिहार की तरफ से बहुत ज्यादा है। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने इस बिहार से नेतृत्व प्रदान किया था। और सबसे बड़ी चीज, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ये उपयोग करते थे और कभी ये दुश्मनों के हाथ नहीं लगे। साथ ही साथ 1777 में जगदीशपुर में, जो वर्तमान भोजपुर जिले बिहार में स्थित है, वहां पर आपका जन्म हुआ था। इनका संबंध परमार राजपूत वर्ग से था। साथ ही साथ बिहार की अगर बात करें, तो इस विद्रोह के नेतृत्व के समय इनकी जो आयु थी, उस आयु को देखते हुए इनके नेतृत्व क्षमता की और ज्यादा प्रशंसा की जाती है। इनके भाई थे बाबू अमर सिंह, और उनके सेनापति के तौर पर हरे कृष्ण सिंह को जाना जाता है। दोनों लोगों ने उनकी सहायता की थी, और ऐसा माना जाता है कि उनकी सफलता में इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। अंत तक ये अजेय रहे, कभी पराजित नहीं हुए, और गुरिल्ला युद्ध कला के विशेषज्ञ थे। 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया था, और इनके निधन के बाद सरकार के द्वारा इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया। कुछ पार्क का नाम बदल के इनके ऊपर रखा गया, जैसे 23 अप्रैल 1966 को इनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 1992 में बिहार सरकार के द्वारा वीर कुंवर सिंह एक विश्वविद्यालय जो कि आरा में है, उसकी स्थापना भी की गई। 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु, आरा छपरा ब्रिज भी इसको कहा जाता है, उत्तर और दक्षिण बिहार को कनेक्ट करता है, वो भी इनके नाम पर रखा गया। और हार्डिंग पार्क जो पहले हुआ करता था, वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क इसका नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, सिद्धाश्रम वेद गर्भापुरी व्याघ्रसर बिहार के किस जनपद के प्राचीन नाम है। विकल्प आपके सामने है, पश्चिमी चंपारण, गया जी, सीतामढ़ी या बक्सर। अब देखिए गया जी लिखा गया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको कि गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया, तो ये भी एक अन्य प्रश्न है। फिलहाल प्रश्न आपके सामने है कि ये जो नाम आपको दिए गए हैं, चाहे सिद्धाश्रम हो गया, वेद गर्भापुरी, व्याघ्रसर, ये बिहार के किस जनपद के प्राचीन नाम है। पश्चिमी चंपारण, गया जी, सीतामढ़ी या बक्सर। तो देखिए ये आपका यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। ये सभी के सभी जो है किसके प्राचीन नाम है, तो बक्सर जिले के प्राचीन नाम है। बक्सर को प्राचीन काल में सिद्धाश्रम भी कहा जाता था, वेद गर्भापुरी भी कहा जाता था, करुष भी कहा जाता था, तपोवन कहा जाता था, चैत्रथ और व्याघ्रसर, ये सभी बक्सर जिले के नाम है। अब व्याघ्रसर की बात करें तो इसका बक्सर शब्द का जो उद्गम है, वर्तमान में बक्सर नाम आप देख रहे हैं, व्याघ्रसर से बना हुआ है। व्याघ्रसर से ही बक्सर बना हुआ है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि एक ऋषि थे वेदशीरा, इनको ऋषि दुर्वासा ने क्या किया, श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया तो इनका जो मुख था वो कैसा हो गया, बाघ जैसा हो गया, व्याघ्र जिसको कहते हैं, बाघ की तरह इनका मुख हो गया। अब इनको उससे मुक्ति चाहिए थी, तो इसको इनको कहा गया कि कुंड में स्नान करिए तो मुक्ति मिलेगी। और इन्होंने जिस कुंड में स्नान किया, पवित्र कुंड में, जिससे इनको मुक्ति मिली, उस पवित्र स्थान को ही व्याघ्र सर, यानी सर मतलब सरोवर, वहां पर उसको नाम दिया गया। आज ये कमल दह पोखरा के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है, तो याद रखिएगा। और पौराणिक कथाओं की अगर बात करें, तो ऋषि विश्वामित्र जो थे, उनका आश्रम भी बक्सर में गंगा तट पर स्थित था, ऐसा बताया जाता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से, जहां भगवान राम लक्ष्मण शिक्षा प्राप्त किए थे। बक्सर में ही भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध भी किया था, ये पौराणिक कथाएं कहती हैं। ऐतिहासिक रूप से बात करें तो बक्सर जो है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए। आपको पता है कि जो चौसा का युद्ध है वो भी यहाँ पर हुआ, बक्सर का युद्ध है वो भी यहाँ पर हुआ। साथ ही साथ ब्रह्म पुराण और वराह पुराण जैसे ग्रंथों में भी बक्सर का उल्लेख है। 1539 में बक्सर के ही पास चौसा में युद्ध हुआ था, जो कि हुमायूं शेरशाह के बीच में, और अक्टूबर 1964 में कतकौली का जो मैदान है, वहां पर ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना को हराया था। अगला है मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। मधुबनी चित्रकला में किस शैली में पौराणिक आकृतियों को रंगों के साथ दर्शाया जाता है। गोधना, काचनी, भरनी या कोहबर। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा सी आपका भरनी में। भरनी में क्या किया जाता है, तो देखिए जो मधुबनी चित्रकला की प्रमुख शैलियों की अगर बात करेंगे, तो जो भरनी शैली इसकी होती है, इस शैली का संबंध विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग से होता है।
अब यहाँ पर क्या होता है, जो पौराणिक आकृतियां होती हैं उसको बना दिया जाएगा और उसके अंदर जो है चमकीले रंग भरे जाते हैं और इन आकृतियों की रूपरेखा जो है गाढ़े रंगों से बनाई जाती है, गाढ़े काले रंग से बनाई जाती है। काचनी का संबंध विशेष रूप से जो कायस्थ वर्ग है उससे संबंधित है, रंगों की अपेक्षा यहाँ रेखाओं की अधिक प्राथमिकता होती है। गेरू और गोधना भी इसकी प्रमुख शैलियां हैं अगर हम बात करें तो। साथ ही साथ अगर बात करें तो पारंपरिक जो शैली है उसके अंतर्गत इन शैलियों का विशेष महत्व होता है और इनमें पारंपरिक रूप से पौराणिक हिंदू चरित्रों को दर्शाया जाता है। आमतौर पर घरों में लटकाया जाता है। फिर कोहबर, कोहबर की बात करें तो चित्रकला, इस चित्रकला में मधुबनी के ही अंतर्गत जो हिंदू विवाह उत्सव है उसके दौरान दुल्हा दुल्हन घर के दीवारों पर ये कोहबर चित्रकारी की जाती है। तो ये मधुबनी चित्रकला की अगर हम बात जब भी करेंगे तो वहां पर इनका नाम, इन प्रमुख शैलियों का नाम आता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच की शुरुआत 16 जून से हो रही है दोपहर 3 बजे से और इससे संबंधित विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। इस सप्ताह का अभ्यास प्रश्न हम आपके जिम्मे छोड़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र लगभग कितनी थी? विकल्प आपके सामने है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।